होली का त्योहार आने वाला था। सभी घरों में होली की तैयारियां शुरू हो गई थीं। बबलू की माँ राधा इस बार बहुत उदास थी, क्योंकि बबलू पिछले कई दिनों से बीमार था। डॉक्टर को भी दिखाया, पर बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने पैसे नहीं थे कि महंगा इलाज करवा पाते। उसके पति को घर छोड़े कई साल बीत गए थे। बबलू ही उसका आखिरी सहारा था। कई दिनों से बबलू की तबीयत खराब होने से काम की छुट्टी कर ली थी। होली के 3 दिन पहले राधा कुछ पैसे मांगने कोठी पर गई। राधा जब गई तब बबलू को तेज बुखार था। उसने कहा था, बेटा चल डॉक्टर को दिखा लाऊं। बबलू बोला, माँ पहले पैसे तो ले आओ। बबलू अपनी खिड़की के पास बिस्तर पर बैठकर गली में देख रहा था। तभी उसकी नजर सामने एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो जमीन पर ही अपनी दुकान लगाकर बैठी थी। उसने देखा कि दुकान में रंग बिरंगे अबीर, गुलाल और पिचकारियां सजी हैं। उसने अपनी तकिया के नीचे से 10 का मुड़ा तुड़ा नोट निकाल लिया और उसे हाथों से रगड़कर सीधा किया। फिर धीरे से बिस्तर से उतरकर बाहर निकल गया और दुकान पर चला गया। उसने 10 रुपए का गुलाल खरीदा। बबलू ने गुलाल उठाकर तकिया के नीचे रख दिया। राधा जैसे ही वापस आई, बबलू ने उठकर तकिए के नीचे से गुलाल मुट्ठी में भरा और माँ के मुंह पर मल दिया। उसकी माँ उदासी में भी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, ये कहाँ से मिला तुझे? और फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बबलू बोला, माँ सामने वाली दुकान से लाया था। अचानक बबलू का बुखार उतर गया। उसने कहा, माँ देख तो मेरा बुखार उतर गया। राधा ने उसके माथे पर हाथ लगाया तो बुखार सचमुच उतर गया था। उसने कहा, हाँ बुखार तो नहीं है, पर ये कैसे कम हुआ? बबलू ने अपने तकिया के नीचे से गुलाल निकालकर अपने मुंह पर भी मल लिया। फिर बोला, माँ देख तो मैं कैसा लग रहा हूँ? माँ हंस पड़ी और बोली, बिल्कुल बंदर लग रहा है। बबलू बोला, माँ अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मुझे डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना है। बस तू मुझे थोड़े से पैसे दे दे। मैं उस बूढ़ी अम्मा से थोड़ा सा और गुलाल लेकर आता हूँ। होली के दिन अपने दोस्तों के मुंह पर लगाऊंगा। राधा ने अपने आंचल की गांठ खोलकर बबलू को एक 10 का नोट पकड़ा दिया। बबलू तुरंत गुलाल लेने चला गया। बुढ़िया ने बबलू को देखते ही पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? बबलू बोला, बिल्कुल ठीक है अम्मा। ये लो 10 रुपए। मुझे पूरे पैसों के रंग बिरंगे गुलाल दे दो। बूढ़ी अम्मा ने कहा, ये गुलाल जादुई है, इसलिए तुमको दिया था। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह गुलाल लेकर आया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ वो दुकान वाली अम्मा को कैसे पता कि मैं बीमार हूँ? राधा चौंक गई। बबलू के हाथ में गुलाल के पैकेट देखते ही बोली, कौन सी दुकान, कौन सी अम्मा? बबलू ने कहा, माँ चलो तुम्हें दिखाता हूँ। जब वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर खिड़की के पास गया तो वह दुकान वहाँ नहीं थी। उसने कहा, लगता है वो कहीं और चली गई। वो कह रही थी गुलाल जादुई है, कल आएगी तो दिखाऊंगा। माँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं दोस्तों के साथ खेलने जाऊँ। राधा बोली, अरे बेटा अभी तो बुखार उतरा है। बबलू जिद करने लगा तो राधा बोली, अच्छा जा, पर जल्दी आ जाना। वह भागता हुआ खेलने चला गया। उसके सभी दोस्त उसको देखकर खुश हो गए और बोले, अरे बबलू तू तो एकदम ठीक लग रहा है। बबलू को भी अपने अंदर बड़ी ताकत महसूस हो रही थी। बबलू के जाने के बाद राधा खाना बनाने के लिए रसोई में गई तो सोचा आज बबलू ठीक हो गया है तो थोड़ा हलवा पूरी बना लेती हूँ। उसने जल्दी जल्दी ढेर सारी पूरियाँ और हलवा बनाया। तभी उसके दरवाजे पर खटखट हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा एक फकीर सामने खड़ा है। फकीर ने कहा, बेटी कुछ खाने को दे दो। राधा ने फकीर को बैठा दिया और पूरियाँ और हलवा लेकर आई। उसको खाना देकर वहीं बैठ गई। फकीर ने बड़े प्रेम से खाना खाया और बोला, तेरा भंडार हमेशा भरा रहे बेटी, सदा खुश रहो। फकीर के जाते ही
बबलू अपने दोस्तों को लेकर आ गया। राधा ने बबलू और उसके दोस्तों को भी पूरी हलवा खिला दिया। बबलू को खुश देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कितने दिनों के बाद उसका बबलू मुस्कुरा रहा था। राधा ने भी खाना खा लिया, बबलू को अपने पास लिटा लिया और बोली, अब तो तू ठीक हो गया है, मैं कल से काम पर चली जाऊंगी। हाँ माँ, अब मैं पढ़ाई भी करूँगा। होली की छुट्टियों के बाद स्कूल जाना शुरू कर दूंगा। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने से दोनों उठकर बैठ गए। राधा ने देखा दरवाजे पर सूटेड बूटेड बबलू के पिता खड़े थे। उन्होंने कहा, हटो भी, अंदर नहीं आने दोगी क्या? राधा झट से पीछे हट गई। बबलू के पापा ने कहा, अरे मेरा बबलू इतना बड़ा हो गया, आजा बेटा मेरे गले लग जा। बबलू शर्माते हुए उठकर पिता के पास चला गया। उन्होंने बताया, मुंबई में मुझे बहुत अच्छा काम मिल गया है, मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ। राधा ने कहा, इतने दिनों तक हमारी याद नहीं आई। तब उन्होंने कहा, मैं जब यहाँ से गया था तो मजदूरी करते समय एक इमारत से नीचे गिर गया था। बहुत दिनों तक इलाज भी हुआ। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं था। जिसका घर बन रहा था उसी सेठ ने मुझे बेसहारा जानकर काम दे दिया। वो मेरे काम से बहुत खुश था। अक्सर मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछताछ करता, पर मुझे कुछ याद नहीं था। कल रात को ही मुझे अचानक सब कुछ याद आ गया और मैं छुट्टी लेकर निकल गया। अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। होली के बाद हम लोग जहाज में बैठकर मुंबई जाएंगे। ये देखो टिकट। बबलू सोच रहा था, उस बूढ़ी अम्मा ने सच कहा था कि ये गुलाल जादुई है। गुलाल खरीदने के बाद से ही सब कुछ कितना अच्छा हो गया। कल बूढ़ी अम्मा को बताऊंगा। दूसरे दिन जब वह खिड़की के पास गया तो देखा न वहाँ बूढ़ी अम्मा थी और न ही वहाँ गुलाल की दुकान थी। होली का त्योहार आने वाला था। गांव में होली की तैयारी होना शुरू हो गई थी। गांव में तरह तरह की पिचकारी आ गई थी और रंगों की भरमार थी। मुनिया को होली का त्योहार बहुत ही ज्यादा पसंद था। मुनिया ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भी पिचकारी चाहिए। हाँ मुनिया, पिचकारी ले लेना, अभी तो होली आने में समय है। अभी तुम पिचकारी ले लोगी तो उसे तोड़ दोगी। माँ फिर आप कब दिलाओगे मुझे पिचकारी? मेरी सारी सहेलियों ने पिचकारी ले ली है। मुनिया की माँ लोगों के घरों में कपड़े धोकर पैसे कमाती है, इसलिए वे बार बार मुनिया को पिचकारी नहीं दिला सकती। इसलिए वे मुनिया को समझाती है कि हम होली के एक दिन पहले पिचकारी लेंगे। मुनिया भी अपनी माँ की बात समझ जाती है। अब वह दिन भी आ जाता है जब मुनिया और मुनिया की माँ दोनों पिचकारी लेने बाजार जाते हैं। मुनिया को वहाँ एक बहुत महंगी पिचकारी पसंद आती है, लेकिन पैसे कम होने के कारण मुनिया को छोटी पिचकारी से काम चलाना पड़ता है। अब मुनिया अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए सारी तैयारी कर लेती है। इतने में उसे घर के बाहर उसकी दोस्त चिंकी खड़ी हुई दिखाई देती है। उसके हाथ में दोनों एक जैसी पिचकारी होती हैं। मुनिया उससे पूछती है, अरे चिंकी, ये दोनों एक जैसे पिचकारी का तुम क्या करोगी? तुमने एक जैसी पिचकारी क्यों ली है? अरे बुद्धू, मैं एक पिचकारी तुम्हारे लिए लाई हूँ, ये लो। अब हम दोनों कल एक जैसी पिचकारी से होली खेलेंगे। मुनिया बहुत खुश हो जाती है। चिंकी मुनिया की बहुत अच्छी दोस्त रहती है और जो सामान चिंकी अपने लिए लेती है वैसा ही सामान वह मुनिया के लिए भी लेती है। दूसरे दिन दोनों बहुत होली खेलते हैं। होली खेलने के दूसरे दिन सबके हाथ पैरों पर रंगों का बहुत बुरा असर होता है, लेकिन चिंकी और मुनिया पर रंग कोई असर नहीं करते। तुमने देखा मुनिया, वो दुकान वाले के रंगों से सबको कितनी परेशानी हो रही है। हाँ, लेकिन चिंकी, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, हमने भी तो वहीं से रंग खरीदे थे। हाँ, दोनों को लगता है कि उनके ऊपर ऐसे ही रंगों का असर नहीं हुआ। अब दोनों उनकी पिचकारी को अगली होली के लिए संभाल कर रख देती हैं। लेकिन दिनों के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। वे दोनों जब भी किसी चीज की इच्छा जाहिर करती हैं, उन्हें वह चीज मिल जाती है। अब दोनों को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। मुनिया चिंकी को कहती है, चिंकी, मेरे साथ कुछ दिनों से बहुत अजीब सा हो रहा है। मैं जो भी चीज मांगती हूँ वो मेरे सामने आ जाती है और मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है। अगर माँ को पता लगेगा तो वो मुझे गलत समझेंगी।
मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अब दोनों बहुत सोचते हैं। तब दोनों एक साथ बोलती हैं कि होली के बाद से ऐसा हो रहा है, कहीं पिचकारी के कारण ऐसा तो नहीं हो रहा। फिर दोनों मुनिया के घर जाते हैं और पिचकारी को सामने रखती हैं और उससे पूछती हैं, तुम जादुई पिचकारी हो क्या? पिचकारी से आवाज आती है, हाँ। दोनों डर जाती हैं। फिर चिंकी और मुनिया अपने घर में ये बात बताती हैं। चिंकी के पापा कहते हैं उन्होंने ये पिचकारी एक बहुत ही गरीब आदमी से खरीदी थी। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पैसों की बहुत जरूरत हो, लेकिन देखने में तो ये बिल्कुल साधारण पिचकारी है। वे लोग उस आदमी को बहुत ढूंढते हैं। जब वे आदमी मिलता है तो उससे पूछते हैं कि उसने ये पिचकारी कहाँ से खरीदी। तो वह बताता है, मैं रास्ते पर भीख मांगता था, मुझे ये पिचकारी एक आदमी ने दी थी और कहा था ये बेचो, इससे कुछ पैसे कमाओ। और मैंने पिचकारी बेची और एक पिचकारी अपनी बेटी के लिए ले गया। जब से ये पिचकारी मेरे घर आई है, मेरे घर में हर समस्या खत्म हो गई है। अब सभी समझ जाते हैं कि ये वाकई जादू पिचकारी है और सभी लोग वह पिचकारी को ध्यान से रख देते हैं। उसका उपयोग सब अच्छे कामों के लिए करते हैं। लेकिन उस व्यक्ति का कभी नहीं पता चल पाता जिसने पिचकारी बेचने वाले को पिचकारी बेचने के लिए दी थी।